नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24x7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तो बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि 8वीं बार बिहार के सीएम बन चुके हैं नीतीश कुमार। उन्होंने एक बार फिर से पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बने हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली। और आज पूरे दिन भर की जो बड़ी तस्वीर रही, जिस बड़ी पिक्चर की हम बात करते हैं, वो बड़ी तस्वीर यही तस्वीर है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आप देखिए कैसे नीतीश कुमार और उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अब सत्ता संभालेंगे एक नए तरीके से। उन्होंने कल कहा था, मान मनौवल में कहा था उन्होंने तेजस्वी यादव के यहाँ कि चलिए ना एक बार फिर से नए तरीके से शुरुआत करते हैं, पुराने गिले शिकवों को भुला देते हैं। और ऐसे में तस्वीर अब से कुछ ही देर पहले जब मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे थे नीतीश कुमार, उस समय की ये तस्वीर है और सिग्नेचर करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए उनकी तस्वीर है। और उसके बाद डिप्टी सीएम के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लिए तेजस्वी यादव, उनकी तस्वीर और ऐसे में हस्ताक्षर के साथ ही ये पूरा का पूरा प्रकरण संपन्न हुआ। और ऐसे में देखिए किस तरीके से लगातार 3 दिनों से, जिस तरीके से हम आपको बता दें 3 दिनों से बिहार में जो सियासी घमासान है वो गर्माता रहा था, उसके बाद कल जाकर के उगापो और साथ ही कयासों का जो दौर था वो थम गया। क्योंकि और इसी पर देखिए सबसे पहले रुक कर लेंगे बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, एक बार जल्दी से आपको सुनवा देंगे। हमारे सभी मुर्तन्ने नेता बैठे हैं। सुशील जी ज्यादा कम बोले आज, हम तो सोच रहे थे केवल उपराष्ट्रपति वाला मन की बात बोले हैं, और भी कुछ बोलते। मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि आखिर क्या कारण है जो 2017 में आप साथ हुए, 2013 में अलग हुए, फिर 2022 में। हमने कहा हमने तो जीरो से हीरो बना दिया। ये जीरो से हीरो पहला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने 63 और 36 के आंकड़े उनके थे और हमारे 63 बनाया। लेकिन 2010 में आकर के फिर उनको पीएम मटेरियल का कीड़ा काटने लगा कि उनके अगल बगल के लोग कहने लगे आप तो पीएम मटेरियल पीएम बन सकते हैं। अब ये जब काटने लगा तो 2010 में नरेंद्र मोदी उनको सांप्रदायिक दिखे। नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक दिखे 2010 में, और 2002 में वो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल में जाकर के उनकी सरकार को भूरी भूरी प्रशंसा करके आए। 8 साल तक नरेंद्र मोदी उनको सांप्रदायिक नहीं दिखाई दिए। दिखाई तब दिए जब उनको पीएम मटेरियल रात में भी सोते थे तो उठ के बैठ जाते होंगे, उनको याद पड़ता था पीएम मटेरियल। तो अंत में आकर के उन्होंने 10 को नरेंद्र मोदी का भोजन जो डिनर कहते हैं वो कैंसिल किया। और कैंसिल करते करते लगा कि अब सुशील जी कितना उनको मनाते 13 में कहीं कि अब हम नहीं मानेंगे, अब हम नाता तोड़ ही देंगे, क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आती कि हम पीएम हमको पीएम मटेरियल है। भाई पीएम मटेरियल है, आपने नाता तोड़ लिया। और 2014 में चुनाव लड़े, बिहार की जनता ने आपको 2 सीटों पे आके अटका दिया। पीएम मटेरियल आपको समझ में आ गया। फिर वो हमारे साथ आ गए 2017 में, और 17 में आए तो आज जो भतीजा हैं वो कौन सा टाइटल उनको दिया था, कौन टाइटल। तो आपने सुना गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मटेरियल अपने आप को समझते हैं नीतीश कुमार।
महत्वाकांक्षाएं, जिस महत्वाकांक्षा की बात हम सब कर रहे थे, उन्होंने गिरिराज सिंह ने भी कहा कि महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है नीतीश कुमार जी की। आगे हम महत्वाकांक्षा पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जब पत्रकारों से सीएम पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि 2014 में जो हुआ था वो जीत कर आए 2014, ये ना समझें कि साल 2024 भी जीत लेंगे। तो महत्वाकांक्षा ही है जो इतना बड़ा स्टेटमेंट नीतीश कुमार से दिलवा देती है। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं आज बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी जुड़े हैं, नेता हैं कांग्रेस से। साथ ही आलोक वत्स जी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी हैं, बीजेपी के नेता हैं। संजय राणा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। और ऐसे में जो सबसे पहला सवाल मेरा है वो रत्नाकर सिंह जी से है, क्योंकि अब तो ये महागठबंधन की सरकार है और ऐसे में नीतीश कुमार तो ये कह रहे थे कि नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई इच्छा नहीं 2024 को लेकर के कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्या लड़ूंगा। लेकिन जैसे ही बातों में 2024 का जब जिक्र होता है, पत्रकार उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि वो ना समझें कि 2014 में तो आप जीत के आ गए थे तो 24 भी आप जीत लेंगे। इसका क्या मतलब? ये तो आते के साथ एरोगेंसी हो गई ना रत्नाकर साहब। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। नहीं, एरोगेंसी की बात करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अभी गिरिराज सिंह का ही बयान आपने सुना होगा, और कुछ कल भी उनका बयान आया था। वो कह रहे थे कि अगर ये राज्य में मिलीजुली सरकार नहीं बना पाएंगे तो ये देश का पीएम कैसे बन पाएंगे, तो उनके ऊपर शक व्यक्त कर रहे थे। लेकिन ये जानते नहीं है कि ये लोकतंत्र है। हाँ। और लोकतंत्र में कब समीकरण कहाँ पे बदल जाएगा, ये परिस्थिति ये आकलन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको ये सत्ता के जो जनादेश मिला है, इनको इतना भारी उस जनादेश के दम्भ में ये दूर है। देखिए, आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज जो बिहार का हश्र हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से निकाल कर दिया गया, उसका परिणाम इनका दम्भ ही है। वो दम्भ ये है कि यही इनके जेपी नड्डा जो इनके अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो एक मीटिंग करते हैं पटना में और जेडीयू के सामने ही कहते हैं कि हम क्षेत्रीय दलों को जो है समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का खरीद फरोख्त करके, उनको तोड़ करके आप ये मंशा पाल रखे हैं कि हम क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे, तो क्षेत्रीय दल जो है कहीं ना कहीं सचेत तो होंगे ही ना। ठीक है, बीजेपी के नेता हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं क्या क्षेत्रीय दलों को, माफ कीजिएगा, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की बात जेपी नड्डा ने की थी। जब 15 दिन पहले जेपी नड्डा बिहार के दौरे पे थे, पटना में रोड शो उन्होंने किया था, क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर? आलोक वत्स जी, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। क्षेत्रीय पार्टियां के बारे में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, तो ये कहा था जो जातिगत और परिवारवाद की पार्टियां हैं वो आने वाले भविष्य में खत्म हो जाएगी। और ये बात भी सही है भाई, कितने दिन जातिवाद के नाम पे और कितने दिन परिवारवाद। आपने देखा कि रत्नाकर जी पेट पूछ से ढो रहे हैं, अब उसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। अब तो रत्नाकर जी के पेट में दर्द होना चाहिए कि राहुल गांधी की जगह नीतीश कुमार पीएम पे प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं। तो इनके यहाँ तो 6-7 पीएम के दावेदार हैं। पहले ये आपस में तय कर लें कि इनका पीएम होगा कौन। और रही बात जो बिहार में नीतीश कुमार ने किया है, उन्होंने वहाँ के 30% अति पिछड़ों को महत्वाकांक्षा रखनी वैसे बुरी बात नहीं आलोक वत्स जी। नहीं, महत्वाकांक्षा कौन सी बुरी बात है? महत्वाकांक्षा आप भी रखिए प्रधानमंत्री बनने का, इसमें कौन रोक रहा है आपको? नहीं, आप भी रख सकते हैं। अरे मैं ही क्यों, आप भी रख सकते हैं। हम तो रखे हुए हैं। अच्छा, आप रखे हुए हैं? क्यों नहीं रखे? नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं आप कि आप प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं? हर आदमी जो नेतागिरी करता है उसको कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा अंदर में पनपती रहती है। अच्छा, चलिए, अच्छा ये खुलासा आपने किया मेरे टेलीविजन पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा खुलासा आपने कर दिया, आपके अंदर प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। लेकिन अच्छी बात है, देखिए मैं यही कह रही हूँ कि ये महत्वाकांक्षा कोई भी पाल सकता है। ऐसे में हाँ। जो वस्तु स्थिति पर आइए, हाँ। जो नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों का, जिसकी 30% पॉपुलेशन है बिहार में, उन्होंने वोट किया था एक सुशासन के सरकार के लिए। उनके एस्पिरेशंस को इन्होंने बहुत बेदर्दी से रोका है और इसकी सजा उनको बिहार की जनता देगी। ये पलटू राम कब पलट जाएंगे, किधर
इन्होंने 15 साल के जंगल राज के कुशासन पर लगातार प्रहार करके बिहार की जनता को हमारे साथ मिलकर यह आश्वासन दिया था कि हम कुशासन लाएंगे, हम कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन एकाएक ये विकास पुरुष विनाशकारी फोन लाइन पे हमारे साथ आरजेडी की नेता हैं अंजुम आरा, उनसे पूछ लेते हैं। आश्वासनों का दौर चला आरजेडी की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी माफ कीजिएगा अंजुम आरा जी फोन लाइन पे हैं आप मेरे साथ? प्रीति जी, हाँ 10 लाख नौकरी का वादा है हाँ तेजस्वी यादव के द्वारा, हाँ और बिहार के किसानों का टोटल कर्ज माफ करने का भी वादा है। अच्छा, तो अब वो समय आ गया है जब बिहार की जनता ये दोनों चीज पर इनसे सवाल जवाब करता नहीं तो युवाओं के लिए भी तो अच्छा समय आया। आप ये भी तो कहिए अग्निवीर के लिए जितना अग्निवीर के लिए जितना प्रोटेस्ट बिहार में हुआ, कौन से दूसरे राज्य में हुआ बता दीजिए आप। देखिए बिहार में हुआ नहीं, बिहार में करवाया गया प्रोटेस्ट। हाँ जी, आपको लगता है कि अच्छा ये बताइए आलोक बस जी, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपको लगता है बिहार के छात्र जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बिहार के छात्र जो इतने बड़े बड़े पदों पे जाते हैं, वो उनसे कुछ करवाया जाएगा, वो ट्रेनों में आग लगा देंगे? देखिए आपको बिहार के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बिहार में पैदा हुए हैं आलोक बस जी, बिहार में पैदा हुए हैं हम। अगर आप बिहार में पैदा हुई हैं तो बहुत स्वागत योग्य है। हो सकता है आप भी कोई बहुत बड़े पद पे चले जाइए भविष्य में, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि बिहार में हमको भी जरा से लोग हाँ। ये इतना बोल रहे हैं जरा पास है तो बिल्कुल पढ़ाई में अपना ध्यान लगाते हैं। हाँ। एक जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। चलिए अंजुम आरा ने जुड़ गई है। आती हूँ आलोक बस जी अंजुम आरा फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके। आती हूँ आपके पास, आती हूँ। अंजुम आरा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं कह रही हूँ आरजेडी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्या कहेंगी आप? सरकार बन गई आपकी? हाँ नहीं, निश्चित रूप से सरकार तो हमारी थी ही। माननीय मुख्यमंत्री जी 8वीं बार शपथ लिए हैं। हाँ। निश्चित रूप से बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, 13 करोड़ जनता के मुस्तकबिल के लिए ये वाकई में ये अहम दिन तो है, ये हम सभी के लिए। हाँ जी। अच्छा, ये बातचीत जो थी, मतलब लगातार 6 महीने से अब ये बात निकल कर सामने आ रही है कि पार्टी के अंदर 6 महीने से मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव में बातचीत हो रही थी, मीटिंगों का दौर लगातार चल रहा था, दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, भनक किसी को नहीं लगी? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। आज की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, ये निश्चित रूप से कोई एक दिन का फलाफल तो ये हो नहीं सकता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ कल कहा है इस बात को कि क्या दुश्वारियां उनको हो रही थी, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने खुद कहा कि बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रही थी। अंजुम आरा जी, अब जदयू के प्रवक्ता हैं, ऐसा पार्टी में क्या हुआ था? भाजपा के तरफ से ऐसा पार्टी के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा था जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को इतना बड़ा कदम लेना पड़ा, स्टेप उठाना पड़ा? निश्चित रूप से 2020 में जिस तरह से चिराग मॉडल को आगे कर करके हमारी संख्या को कम करने का जो षड्यंत्र रचा गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद कम करके एहसान जताना कि हमने आगे बढ़ करके बड़े भाई का रोल अदा किया। बिहार की जनता ने, 13 करोड़ की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व को अपना मैंडेट दिया, पूर्ण बहुमत दिया उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री उनको बनाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी चीजों का स्पष्ट किया था। और आज 4 बजे आपके भी कॉरेस्पॉन्डेंट वहां निश्चित रूप से रहेंगे। 4 बजे हमारी पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारे साक्ष्यों के साथ वो जस्टिफिकेशन देंगे कि आज की परिस्थिति के पीछे बिहाइंड दिस सर्कमस्टांसेस वो कौन से कारण थे जिसके वजह से भाजपा कह रही है जदयू का जो चरित्र है वो यही है। भाजपा सीधा एलिगेशन लगा रही है, वो किसी इफ एंड बट पे नहीं जा रही। वो कह रही है एक सेकंड, आप वो कह रही है जदयू का चरित्र ही यही है। जदयू हमेशा से, जेडीयू अब मुखिया ही नीतीश कुमार है तो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं पे कटाक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे चरित्र यही है, उनको लगता है जहां सेफ खेलना है और सेफ गेम के लिए ये पार्टी बिल्कुल सेफ है तो उधर पलट जाइए, और इसीलिए इनका नाम ही लालू प्रसाद यादव ने पलटू राम रख दिया था। क्या अपेक्षा, ये अगर हमसे भारतीय जनता पार्टी या उनके नेतृत्व ये अपेक्षा करते हैं कि हम हाथ पे हाथ धर करके मुख दर्शक बैठ करके अपने पीठ पे खंजर का हम वार सहेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
दूसरी बात है कि किस तरह की जो हमारे विधायक दल की बैठक हुई, जो हमारे माननीय विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को फीडबैक दिया, वो पूरा साक्ष्य के साथ फीडबैक दिया जो आज प्रस्तुत किया जाएगा आप लोग के समक्ष, वो सफिशिएंट था। बहुत मुश्किल था ऐसी इन परिस्थितियों में। अच्छा, ये 15 दिन पहले जेपी नड्डा जी की वहां पर रोड शो पटना में लगाई गई थी, वहां पे उनका रोड शो हुआ था। रोड शो में ऐसा क्या हुआ था? क्या वहां के क्षेत्रीय नेताओं को, जो जदयू के नेता हैं, उनको साइड किया गया था? क्या उचित बातचीत उनके साथ नहीं थी? मतलब उनके साथ जैसे तालमेल होना चाहिए पार्टी के अंदर गठबंधन के, और भाजपा के लिए, भाजपा के लोग कहते हैं कि पार्टी जो है गठबंधन धर्म बड़े अच्छे से निभाती है। नहीं, देखिए, रोड शो जहां तक था वो भारतीय जनता पार्टी का रोड शो था, वो आपका नहीं था, जबकि गठबंधन में है। नहीं, वो गठबंधन है हमारी सरकार की। ठीक है। दूसरे नेता और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी, अंजुम आरा की बातों से क्या आप सहमत हैं? नहीं, पहले तो मैं अंजुम आरा जी को बधाई देना चाहूंगा कि वो फाइनली 8वीं बार उनके नेता फिर से मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, मैं किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को पलटू राम नहीं बोलूंगा, लेकिन नाम इनके प्रिय मित्र और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था। और इनकी जो देखिए आदत है, एक 2017 से ही सफोकेशन फील करने लगे थे, लेकिन इनका सफोकेशन फील करने का क्या है कि इनसे अगर आप प्रश्न पूछ लेंगे नीतीश बाबू से, तो नीतीश बाबू सफोकेशन फील करने लगते हैं और अगले भागने लगते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये मान लीजिए कि जेपी नड्डा ने बोला भी कि छोटे दल को हल्का बोल देंगे, लेकिन उसका पूरा आप अगर आप पसंद देखेंगे तो कहीं भी रिलेटेड जेडीयू के अंदर एक पार्टी का, सॉरी, एक परिवार का तो वो नहीं है कि वर्चस्व चला रहा है, उसमें सभी लोग हैं, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। लेकिन ऐसा हो गया कि पिछले 6 महीने से समीकरण चल रहा था, और 6 महीने में बेसिकली आपको देखा होगा कि पीएफआई हो, 500 विद्यालय हो, जिसमें उर्दू विद्यालय इसमें उन्होंने शुक्रवार को छुट्टी कर दी है, उस पर प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। प्लस जो भी पीएफआई का मैटर हुआ है, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें वो बहुत चारों तरफ से घिर रहे हैं, और उनके अपने लोग जो पार्टनर भारतीय जनता पार्टी पूछ रहे थे, वो सफोकेशन फील करने लगे थे। वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो चीजों को आंसर नहीं देना चाहते। और सबसे खूबसूरती प्रीति जी, मुझे ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा ही नेता है जो कभी भी मन बदलता है सेकुलर हो जाता है, और कभी भी मन बदलता है तो वो प्रोमिनेंट हो जाती है। ये पहला ही नेता है देश के अंदर। बाकी सारी पार्टियां, किसी भी, कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल को ले लीजिए, चाहे कोई भी पार्टी लीजिए, उनका एक आइडियोलॉजी पर चलते हैं। लेकिन एक पहला आदमी है और पहले नेता है जो सेकुलर और कॉम्युनल दोनों एक साथ बनकर चलती है और अपने आप को समावेश बना लेती है अपनी सुविधा अनुसार। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी वीकनेस है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शुक्रमुर्ग की तरह सोचा है कि अपनी अगर सर को रेत में घुसा लेंगे तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा और तूफान निकल जाएगा। देखिए, इनको बहुत साल पहले ही, इन्होंने 2 बार धोखा दिया, इनको बहुत साल पहले ही इस गठबंधन को तोड़ देना चाहिए, अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। अगर आप देखेंगे 43-45 सीट की पार्टी को मुख्यमंत्री बनता, 70 सीट पर पार्टी का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनता, इसी से दिखाता है कि उनका कितना सम्मान है। लेकिन ये सम्मान में बिलीव करने वाले नहीं है। इन्हीं 3 साल पहले आप देखिए 2017 में यही इनको आरजेडी के नेताओं को गालियां दे रहे थे। आज वो सारे लोग स्वच्छ हो गए, सारे लोग। रत्नाकर जी से एक सवाल है मेरा, रत्नाकर जी जब स्टेटमेंट दे रहे थे नीतीश कुमार, तो उनकी बातों में 2 चीजें झलकी। एक, उन्होंने कहा कि जैसे ही पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या विपक्ष को लामबंद करेंगे, उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ, विपक्ष को लामबंद करने का मैं काम करूंगा। एक तो पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया। 2024 पे सीधे कुछ भी जवाब देने से वो बचे, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि 24 के कैंडिडेट हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उन्होंने ये कहा कि 14 और 24 वाली बात की, 14 में जो आए हैं वो 24 में बने रहेंगे, ये ना समझे। तो सीधे बोलने में क्या है, ये क्या हर्ज है? ये जब आप जीत ही चुके हो, मुख्यमंत्री बन ही गए हैं, आप लामबंद करने की बात कर रहे हैं, आप क्या विपक्ष को आप लामबंद करेंगे? तो सीधे बोलिए ना। देखिए, ये मैं कहूँगा प्रीति जी की जो विपक्ष को लामबंद करने की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से सोनिया गांधी जी से बात हुई है इनकी, और विपक्ष को लामबंद करने की बात चल रही है। और उसी का हश्र देखा आपने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज तिलमिलाई हुई है और ये कह रही है कि जनता के जनादेश का अपमान करती है नीतीश कुमार। तो ये भारतीय जनता पार्टी जरा अपने गिरबान में देख के, झांक के देखे
कि वह मध्य प्रदेश में उन्हें जनता का कितना सम्मान किया, कर्नाटक में कितना किया, मणिपुर गोवा में कितना किया, महाराष्ट्र में कितना किया। आज ये महाधरना कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। अब महाधरना करने का इनका कोई औचित्य नहीं है अभी, लेकिन फिलहाल ये दिखाना विक्टिम कार्ड जो है खेलना चाह रहे हैं। इनकी परेशानी सबसे बड़ी ये है कि 2024 में जो वहां पे 16-20 सीट जीत के आने की उम्मीद जो ये पाल रखे थे, वो उम्मीद जो है पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है, क्योंकि वहां पे महागठबंधन अगला 2024 का चुनाव लड़ेगी और इनको रोकने का हर प्रयास करेगी। अब जो है दल का नेता कौन होगा और ये सब भविष्य के गर्भ में छुपी हुई चीजें हैं, उस पे अभी बात करना जो ठीक है। मैं एक बार संजय राणा भी हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष को बड़ी तेज मिर्ची लगी है लामबंद वाली बात पे, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रीति जी, अभी मैं सुन रहा था हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि सोनिया गांधी जी से बात हो गई है, लेकिन इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बातें कर रहे हैं। देखिए 24 के कैंडिडेट तो राहुल गांधी साहब भी हैं। 24 के कैंडिडेट मतलब राहुल साहब नहीं रहेंगे, ये लामबंद करेंगे और ये कैंडिडेट बन जाएंगे। इनको पहले अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर करनी चाहिए कांग्रेस को, क्यों क्या चाहते हैं। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट या नीतीश जी को करना चाहते हैं, और नीतीश जी का नंबर भी देखो तो 6वें नंबर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट जो है। उनके पहले ममता बनर्जी हैं, उनके पहले शरद पवार जी हैं, उनके पहले टीआरएस के अध्यक्ष हैं, उनके पहले बहुत सारे नेता है जो ऑलरेडी उम्मीदवार घोषित स्वयं सब उम्मीदवार भी है। हमें लगता है कांग्रेस जिस तरह से खुद चुप हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस खुद हो रही है, 3 सीट मिली है, 19 सीट पाए हैं। अब ये अपना इतना ज्यादा इसमें खुश हो जाते हैं, इतनी जगह से विपक्ष की जब एकता की बात होती है ये भूल जाते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी का है। अगर 24 में प्रधानमंत्री का हमारी आइडियोलॉजी है जिसका परस ताकत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है। ये इनको आइडियोलॉजी नीतियां है, उससे आप डिसाइड कर लीजिए, मानव छुटकारा आप डिसाइड कर लीजिए कि 24 कांग्रेस का यही कैंडिडेट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को रोक या फिर विपक्ष का कोई और चेहरा होगा। उसके लिए आप खुद ही कंफ्यूज है, राहुल गांधी को बनाना है कि किसी और को बनाना है। बिल्कुल करेंगे। चलिए आप लोग बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप लोग बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर आप दोनों को पूरा मौका देंगे। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बिहार में नई सरकार बन गई है जो कि जदयू की और आरजेडी की है। आपको याद होगा साल 2015, ये वही दोस्ती है, वही प्यार है और वही जय वीरू की जोड़ी है जो कि नीतीश कुमार और लालू यादव को कहा जाता था। आपको याद होगा कि कैसे जय वीरू आगे क्या क्या पहले क्या क्या कर चुके हैं और आने वाले समय में ये दोनों मिलकर इनकी जो राजनीतिक समझ है उससे बिहार के लिए क्या कुछ लेके आएंगे, क्या नया करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सीधे सीधे नीतीश कुमार जी ने तंज भी कसा प्रधानमंत्री मोदी पे कि जो 2014 में जीत कर आए थे वो ये ना समझे कि 2024 में भी आप जीत जाएंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री पद। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और ऐसे में नई सरकार, नई बिसात और एक बार फिर से नई राजनीति। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है नीतीश कुमार, यानी कि अपने बिहार के सुशासन बाबू। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी अपनी बात रख रहे थे, संजय राणा जी के पास मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी, भाजपा जिस तरीके से तिलमिलाई हुई और आज सुबह से जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, उससे एक चीज लग रहा है कि भाजपा को ये बात बहुत खली है, जोर का झटका धीरे से लगा है। और यही जदयू वाले लोग भी कह रहे हैं कि ये देखिए, ये ना जो मतलब जो दर्द हमने उनको दिया है उसका रिएक्शन है। देखिए प्रीति जी, जोर का झटका हमको जोर से लगा, धीरे से नहीं लगा। अच्छा, जोर का झटका धीरे से लगा है रजनीकांत भाई को, क्योंकि इनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट खिसक गया। हाँ। हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी भी पहले वर्कर हैं, तब प्रधानमंत्री के देश की। तो हम लोग तो ये पिलियन राइट टू पावर समझती है आप। वैसे आलोक वत्स जी, आप अपनी बात जो है ना बड़ी मुखर रूप से रखते हैं, आपको जरा भी लाग लपे। आप पिलियन राइट टू पावर समझती हैं? जी बिल्कुल। कि मोटरसाइकिल मेरा, आप पीछे बैठ के हवा आप खाइए, तो
ये बहुत दिनों से हम कर रहे थे नीतीश कुमार के साथ कि पावर का असली बागडोर मेजोरिटी हमारे पास, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए थे। हाँ। तो अब हम लोग ये क्लियर राइट टू पावर नहीं तो उन्होंने अब यहाँ पे क्या है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया मुझको क्या है कि सत्ता का सुख ऐसा नहीं लेना जिसमें इतना दबाव बना के रखे केंद्र सरकार। डबल इंजन की सरकार ठीक है, लेकिन दबाव नहीं झेलेंगे भैया, सत्ता का सुख ऐसा नहीं चाहिए। आप उन्होंने कहा कि हमको मुश्किल हो रहा था। क्या हाँ। मुश्किल हो रहा था? हाँ। उन्होंने कहा कि हम पर दबाव गए। क्या दबाव दे रहे थे? राष्ट्रपति बनना चाहते थे, उनको नहीं बनाया तो दबाव हो गया। शिंदे बनना चाह आप कहिए कि हमको राष्ट्रपति बना दीजिए, नहीं बनाया तो आप कहिए हमको दबाव हो गया। अरे कुल मिला के आप 43 से 45 आदमी के नेता है ना, विधायक कितने हैं आपके पास? तो ऐसी बातें, अनर्गल बातें ना करे। उनको उधर जाना था, वो अपना टहल लिए, और आप कल से परसों से आप खुद ही आइएगा चैनल पे। लैंड ग्रैबर, रेपिस्ट, रैंसम होल्डर, इन सब का बाजार अब कल से चालू हो जाएगा। रत्नाकर सिंह जी कुछ कह रहे हैं, रत्नाकर सिंह जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। जी देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा प्रीति जी, एक हाँ। छोटा लाइन बोलना चाहूंगा कि बिहार में का बा, बिहार में भाजपा का मुद्दी हेराल बा, अब फिर से एक बार नीतीश कुमार बा। तो ये आज जो परिस्थिति एक दिन 2 दिन के अंदर एकाएक जो बदली है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है वैसे। और देखिए, आपने जिस भोजपुरी में कहा, कहीं भोजपुरिया लोग वहां पर आपसे नाराज ना हो जाए कि बुद्धि हेराल बा। नाराज होंगे। मैं बता रहा चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इतनी साफ सुथरा बन रही है, ये नीतीश कुमार को खत्म करने अच्छा का। सुन लीजिए रत्नाकर जी, भोजपुरी शायरी का जवाब भोजपुरी में दे रहे हैं आलोक बच्चे। हाँ बोलिए। ऐसा कोनो सगा नहीं है जेकरा नीतीश बदल नहीं है। वाह, अभी देखिए इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं, जड़ों ऐसा को कोई सगा नहीं जिसको थोड़ा गंभीरता वाली बात कर लिए थे। हाँ बोलिए। देखिए जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना साफ सुथरा चेहरा लेके आते हैं और इतना इनोसेंट बनते हैं, लेकिन अंदरूनी जो है आरसीपी सिंह को ये एकनाथ शिंदे बनाना चाह रहे थे और नीतीश कुमार की जड़ों को खोदना चाह रहे थे। आपने देखा कि वो सारी एक्टिविटीज इनकी चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जो है इनको पटखनी इतना जोर से दिए कि इनको पता ही नहीं चला कि किस प्रकार जो है पासा पलट गया दूसरी तरफ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि असली चाणक्य नीतीश कुमार थे? चाणक्य यहाँ कोई और अपने आप को समझ रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि इस पूरे गेम में चाणक्य केवल और केवल नीतीश कुमार है। और ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार देखिए, अभी वत्स जी जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी को हमने सीएम पद घोषित कर दिया था, ये उनके चेहरे पे ही तो चुनाव लड़के आए थे और जनता ने उनके चेहरे को सीएम देख करके और वोट दिया था। ये भले वो लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा था। सबसे बड़ी चीज ये है, चुनाव हमने नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा था। सुनिए, नरेंद्र मोदी नाम की बहुत जगह इलेक्शन लड़ा है। अगर नीतीश कुमार के नाम पर आपने बंगाल में भी लड़ा था, आपने नरेंद्र मोदी 43 सीट पर नहीं जाके सिमट जाते। आप बहुत जगह नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़े हैं और हार भी गए हैं। और बिहार में जिस प्रकार रथ यात्रा रोकी गई थी ना, उसी प्रकार आपकी यात्रा यहीं पे समाप्त हो जाएगी और 2024 में नई यात्रा शुरू होगी और वह एनडीए की यात्रा होगी, सॉरी यूपीए की यात्रा होगी। नई यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे कि नीतीश करेंगे, पहले ये आप हमको बता। देखिए, वो हर आदमी अगुवाई करेगा जो इस फिरका परस्त ताकत को हराएगा, इस फिरका परस्त ताकत के खिलाफ खड़ा होगा, वो हर आदमी नेतृत्व करा। कि हम दो और हमारे दो की सरकार नहीं रहेगी, जहाँ पे सिर्फ अमित शाह, मोदी, अडानी और अंबानी पूरे। संजय राणा कुछ कह रहे हैं। संजय राणा एक बार संजय राणा की तरफ जा रहे हैं। संजय राणा भी हमारे साथ है। बहुत अच्छा इन्होंने बोला है कि हम तो हमारे 2 की सरकार नहीं रहेगी, हम तो हमारे 12 की सरकार रहेगी, ये आपकी सरकार बनाना चाहते। देखिए, इनको बड़ी समस्या थी जो नीतीश जी को, क्योंकि नीतीश जी ना टोपी लगा पा रहे थे, ना अफ्तारी कर पा रहे थे, ना ही शुक्रवार के स्कूल बंद हो रहा था उसको कंटिन्यू कर पा रहे थे। एक बार पशुपति पारस के पास, एक सेकेंड, पशुपति पारस कुछ कह रहे हैं, बट जल्दी से सुनवा के वापस आते हैं। लेकिन एक सेकंड, बस एक सेकंड। जनता दल यू
का जो ये काम हुआ है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। हम एनडीए गठबंधन के पार्ट थे 2014 में। 2014 से आज तक हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और जब तक मैं राजनीति में रहूंगा तब तक मैं एनडीए गठबंधन में रहूंगा। सर, ये जो इतना बड़ा एक बदलाव अचानक से बिहार की राजनीति में आया, अब ये लोग कह रहे हैं कि घर वापसी हुई है, आरजेडी कह रही है कि घर वापसी हुई है नीतीश कुमार की, लेकिन कौन सा घर वापसी हुआ है? कौन सा घर है? घर तो उन्होंने 1994 में ही छोड़ दिया था। जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो 1994 में ही नीतीश जी लालू जी को छोड़ के और समता पार्टी के गठन उन्होंने किया था। और ये लगभग मुझको लगता है कि ये 35 वर्ष हो गया। 94 में लगभग 30 वर्ष हुआ है, 28 वर्ष। तो कौन सा घर में वापसी हुआ? और इस घर में तो पहले भी एक बार वापसी हो चुके थे। तो इसीलिए वो सब नहीं है। मेरे हिसाब से मैं एक ही लाइन कहूँगा, बड़े नेता हैं, बड़े नेता के बारे में कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ बिहार के विकास के लिए अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पर श्याम रजक हैं जो सेक्रेटरी महासचिव हैं आरजेडी के, उनका कहना है कि 10 लाख ने सुना कैसे बिहार के मंत्री पशुपति पारस ने काफी गंभीर इल्जाम लगाए और साथ ही कहा कि बिहार में इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो जनता के लिए ठीक नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय राणा अपनी बात रख रहे थे, एक बार फिर से संजय राणा जी। आज जो शपथ इन्होंने ग्रहण किए हमारे ख्याल से आखिरी शपथ होगी इनकी। इसके बाद वो कभी चीफ मिनिस्टर तो बनना छोड़ दीजिए, दूर की बात, मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगी। पॉलिटिकल चीजों से हटकर अगर हम बात करें तो उनका ग्राफ एकदम गिरता चला जा रहा है, सीट कम होती जा रही है। देखिए ऐसा है कि अपने आप को ये प्रदेश में स्थापित कर लिया जाए चीफ मिनिस्टर, बहुत बड़ी बात होगी। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। अगर ये कोई भी बोलता है कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है तो रिजर्व कैंडिडेट है, तो मैं मानने को तैयार नहीं कि उनके अंदर जो क्षमताएं होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टरशिप की होती वो नहीं है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो देश में आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से भी ये एक सराहनीय कदम था। अपॉर्चुनिस्ट है, अपॉर्चुनिस्ट के हिसाब से पॉलिटिक्स किया, तो चीफ मिनिस्टर में रखना था। आने वाले कुछ सालों तक वो तो बीजेपी साथ में रह सकते थे, लेकिन हाँ उन्होंने अपना भविष्य आज के बाद खत्म कर लिया है। आप और हम आज डिबेट कर रहे हैं, तो साल बाद फिर डिबेट करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि भाई ये नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ और क्या होने वाला। ये आखिरी शपथ और आखिरी बारी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, क्या ये आखिरी सफर है नीतीश कुमार जी का, जैसा कि बता रहे हैं संजय राणा जी? नहीं, इस तरह की परिकल्पना करना मतलब बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि राजनीति में जब तक इच्छा शक्ति रहती है आदमी राजनीति में जुड़ा रहता है। और वो आज मुख्यमंत्री हो सकता है 2024 में जा करके उनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने की बात हो सकती है। तो इस तरह से ये कल्पना करना कि आखिरी पड़ाव है, आखिरी। भाई साहब आप थोड़ा सा क्लियर हो जाओ कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे या नीतीश? हाँ, मैंने आप बता दीजिए, आप विश्लेषण। तो हम कल्पना कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए मोदी जी के बाद पार्टी के प्रवक्ता है, मोदी जी के कांग्रेस के प्रवक्ता होकर के आप बात कर रहे हैं अमित शाह पीएम बनेंगे। आप बता दीजिए ना, मोदी जी के बाद योगी जी पीएम बने कि अमित शाह बनेंगे, जरा बता दीजिए आप मुझे। वो तो जनता चूज करेगी, आप तो नहीं डिसाइड करोगे, आप तो डिसाइड नहीं करोगे। वो तो देश की जनता चूज करेगी, भविष्य की रणनीति होगा, कौन सीएम होगा। अमित शाह होंगे चाहे हमारे ये भविष्य की योगी जी होंगे, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन पहले ये बता दें कि आपका राहुल गांधी होंगे कि नहीं होंगे, कि जेडीयू के नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे 24 में। पहले आप अपना क्लियर कर लो। आप क्यों इतने ज्यादा कंफ्यूज हो मानने वाले? क्या आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो? अमित शाह को पीएम बनाएंगे? अमित शाह को कभी प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं चाहते थे, कभी कैंडिडेट ही नहीं है, वो कभी कैंडिडेट है ही नहीं। नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, कैंडिडेट ही नहीं है, वो कैंडिडेट ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा 2029 में पता चलेगा ना। आप 2024 की बात कर लीजिए, आपका नेता चुन लीजिए। आलोक वस जी, पहले डिसाइड कर आलोक वस जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक वस जी भी हैं, आलोक वस जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए प्रीति जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ रत्नाकर भाई, 2024 में हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी ही रिपीट होंगे, लेकिन आपके यहाँ वैकेंसी है। उस पर बताइए कि किसको भरिएगा।
आप राहुल गांधी को लाइएगा। आज तो आपकी बातों पे ही हंसी आ रही है मुझको। आलोक बस जी, नहीं मैं गंभीरता से, मुझको हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है। मैं गंभीरता से आपकी बात सुन रही हूँ आलोक बस जी। नहीं 2029 तक वैकेंसी नहीं है बीजेपी में। अब 2024 में इनके यहाँ वैकेंसी है तो ये राहुल गांधी को भरेंगे कि नीतीश कुमार को भरेंगे, वैकेंसी कि केसीआर राव को भरेंगे, जवाब दे कि दूं, ममता जी जवाब को दे दूं, भरेंगे, जवाब दे दूं, किसको भरेंगे? जवाब दे दूं। पहले ये बता दें। जवाब दे रहा हूँ ना आपको, सुन तो लीजिए। अभी तो इनके मन में अरे लड्डू आलोक फूट जी, रहे होंगे सुनिए, कि सरकार बनेगी, सुनिए। कुछ अंगूर नरेंद्र टपकेगा, मोदी हमको भी के मिल नाम जाएगा पे मलाई खाने के लिए। इतनी बार अभी आप इनके लोग अंदर लड्डू फूट चुनाव रहे होंगे। लड़ेंगे। विभाग को लेके आलोक बस जी, विभागों को लेके अरे प्रीति जी, बैठे बिठाए अगर हाथ में आपके लॉटरी लग जाए बगैर कुछ किए हुए तो खुशी का बात तो है ही। रत्नाकर भाई को तो हम लोग को मिठाई खिलाना अब चाहिए। बता दीजिए फिर विभागों का बंटवारा अब कैसे होगा बिहार में, ये भी बताई अरे दीजिए। कोई भी बंटवारा मिलेगा तो इनके लिए तो लॉटरी लग गई ना। ये अरे बिहार में आप कहीं है ही नहीं। महाराष्ट्र भैया, में भारतीय भाजपा मोटी मोटी भाजपा बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र में सीट भी बहुत बड़ी बात है, तुम मंत्रालय भी इनको मिल के जाएगा। बाद बहुत बड़ी बात महाराष्ट्र है। में मंत्रिमंडल का विस्तार 40 दिन के बाद हुआ है और जो मंत्री शपथ लिए अभी तक उनको भी कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं ये लोग। ये दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, खुद अपने गिरेबान में जरा झांक लीजिए भाई साहब। अच्छा 24 में और पीएम सबसे कैंडिडेट बड़ा कौन होगा ये देखिए, बताइए। आज 24 भारतीय में जनता पीएम पार्टी कैंडिडेट कांग्रेस का भारतीय कौन होगा? जनता नीतीश कुमार जनता या राहुल पार्टी- गांधी? मान्यवर बताएं, अरे आगे नहीं, मान्यवर बताएं, आगे नहीं, रत्नाकर भाई, सुनिए, भैया बताएं। आपको दूसरा- जवाब दे दूं, जवाब दे दूं। ममता बनर्जी, जवाब राहुल गांधी, जवाब देने शरद तो पवार, दीजिए। राहुल गांधी या चंद्रशेखर? आप उसका बताइए। मिठाई बांटिए पहले कि देखिए, बैठे बिठाए देखिए, बगैर कुछ किए देखिए बिना इनका कुछ- क्या है प्रीति जी, सपना चकनाचूर हो गया है। 2024 में इनकी सबसे बिल्कुल बड़ी प्राथमिकता बिल्कुल थी आपने सच बोला है। राहुल भारतीय गांधी जनता का सपना पार्टी तो की चूर प्राथमिकता ये 2024 है के कि बाद 2024 के बाद में से हो चुनाव रहा है। कैसे जीता 24 में भी जाए चूर और होगा, 2024 के चुनाव जीतने के संदर्भ में अब देखिए देखिए, आप इस तो तरह 50 का लाख क्रॉस कर रहे इस तरह का एक तो बहुत बड़ा सुनिए, झटका इनको लेकिन लगा है 2024 जो में आलोक 50 लाख गांधी अभी ने क्रॉस नहीं खुद करेंगे। स्वीकार किया। अच्छा ये बताइए अमेठी से लड़ेंगे राहुल गांधी की नहीं लड़ेंगे? आप ये अमेठी झटका से लगा लड़ेंगे नहीं कि पा बिहार से रहे हैं। लड़ेंगे? आप अरे लोग बोलने आलोक दीजिए ना, बस जी, पिछली बार आलोक आप बस जी। लड़ेंगे? पिछली बार पश्चिम बंगाल में सीट तो जीत के आए थे। अच्छा आलोक बस जी को हाथ बोलने से दीजिए, रत्नाकर जी थोड़ा हुए नजर आ 1-2 रही है। मिनट दे देते हैं। आलोक बस जी कुछ बोलिए। रत्नाकर जी, एक चीज सुन लीजिए, आपका जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है वो इंडिया में रिजेक्टेड मटेरियल में गिना जाता है। अब कहीं से ऐसा रिजेक्टेड मटेरियल लाइए जिस पर लोगों का विश्वास हो। दूसरा रिजेक्टेड है ना चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार। 403 नीतीश कुमार में एक को सीट लाए। बिहार की जनता रिजेक्ट करेगी, जैसे कैंडिडेट हो जाएगी का कोई कॉम्पिटिशन। जवाब नहीं देता है। तो देखिए जवाब दे दूं? राजनीति में आप जवाब दे राजनीति दूं? में अगर किसी को लोग हल्का आप जवाब समझे दे दूं? तो उससे बुरी आप बात नहीं हो सकती जवाब है। दे दूं आलोक जी? आपके आलोक जी, राहुल जवाब दे गांधी दूं? को लोग हल्का समझते नहीं हैं। नहीं नहीं, आपको यही पूरे राहुल बात गांधी आपकी है जो आपको नाको चने चबवा रहे हैं। आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी नीतियों को, गलत नीतियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। आप अरे आज आप डरे हुए हैं, यही राहुल आज आप गांधी है। डरे हुए हैं, अमेठी से विकास विकास करा रहे थे। उनके यही राहुल ऊपर गांधी उनके ऊपर है बार बार जो उनको हर समन दे रहे हैं, उनको विदेश बुला चले रहे जाते हैं हैं। ताकि यही वो सदन राहुल में जा गांधी है करके आपकी जो गलत किसी नीतियों विदेश में आते हैं। को यही राहुल उजागर न गांधी कर है जो सके। 5 तारीख तो को ये काला काला आपको आज राहुल गांधी यही के साथ राहुल डरे गांधी हुए हैं तमाम तरह के रणनीति फेक शर्ट वीडियो 5 बना अगस्त को के पहनते हैं। यही राहुल गांधी है। यही राहुल गांधी है राहुल का सोना पैदा करते हैं। यही राहुल गांधी है। 2 मिनट आलोक वत जी को आज बोल लेने देते हैं। अभी मैं सवाल भी आलोक वत जी से पूछूंगी। आलोक वत जी आज बताइए। आलोक वत जी देखिए, पहला बात जो हम इनको कहना चाहते हैं कि ईडी ने एक केस में समन किया था राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को, तो ये लोग सड़क पर हंगामा करने लगे। अरे भाई, वो केस के तहत न बुलाया था। तो आज आप लोगों ने भी तो सड़क पे हंगामा कर ही दिया, देखिए, अपनी बात भी तो कर लीजिए। अरे हमको कोई ईडी बुलाया था तो आराम से अब सरकार आपने- बन जाने देते, फिर आप करते सड़क पे हंगामा। अरे देखिए, हम लोग इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। वी आर ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। अच्छा, अब देखिए थी प्रधानमंत्री जी को, यूपी का चुनाव खत्म भी नहीं हुआ था, रिजल्ट आने के पहले गुजरात प्रचार चालू कर।
तो हम लोग इलेक्शन बोर्ड के लोग हैं, हमको आप लोग नहीं माननी तो पड़ेगी। हम घर में एक समीकरण है वो कहीं ना कहीं बिहार में तो एक चीज बताइए, एक सवाल आलोक वजी एक सवाल। आपने कहा कि हम लोग इलेक्शन मोड वाले लोग हैं, नीतीश कुमार कह ही रहे थे इलेक्शन मोड में। जब भाजपा थी 2000 जब अभी विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय, तो वही इलेक्शन मोड ही भाजपा का 24 घंटे रहा, और इसीलिए जदयू के जो उनके अपने कार्यकर्ता थे वो नाराज होते चले गए। वो कह रहे थे कि इनको पता ही नहीं गठबंधन धर्म कैसा होता है, और वो नाराज हो रहे थे। लगातार वो कह रहे थे कि मैं संपर्क में रहता था और मैं उनकी बातें सुनता था और मैंने अपने पार्टी के लोगों से बातचीत करके ये फैसला लिया है। फिर तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए इलेक्शन मोड अलग होता है आलोक वजी, ये आपको बात ये समझनी होगी कि इलेक्शन मोड अलग चीज है, संबंध निभाना अलग चीज है। अब कौन सा संबंध भाई? आप तो खत्म ही कर दिया उन्होंने तो खत्म ही कर दिया संबंध। उन्होंने कहा संबंध ही मत निभाइए, आप जाइए। हमने उनको मुख्यमंत्री बना दिया 43 के बावजूद, उनके साथ खड़े रहे हर चीज में। अब क्या करते बताइए? अब क्या बागमुड़ वाले थे क्या वहां बैठ के? क्या करते? हाँ। वो 43 पर से हम 77 पर से दुगुने का अंतर था, फिर भी हम। अब इसका जवाब रत्नाकर जी से ले लेते हैं। रत्नाकर जी क्या बोलेंगे? रत्नाकर जी को तो अभी बताना पड़ेगा कि आप उनको बोलने भी नहीं दीजिएगा न। बोलिए, हम तो उनसे मिठाई मांग रहे हैं कि बैठे मिठाई 2 मंत्रालय मिल रहा है बिहार में, मलाई काटेंगे वहाँ। रत्नाकर जी आपको मिठाई जरूर भेजेंगे। रत्नाकर जी पहले जवाब दे दीजिए। लगता है रत्नाकर भाई साइलेंट मोड पर चले गए। अरे नहीं, रत्नाकर जी अभी लाइन पे है। रत्नाकर जी अभी साइलेंट पे नहीं जाएंगे, अभी तो खुशी का माहौल है। संजय राणा जी देखिए, ऐसा है कि अगर प्रीति जी मुझसे अगर आप पूछेंगी कि समीकरण बिहार पर भारतीय जनता पार्टी, नहीं, आप इसका ये क्लियर कीजिए। आप जिस तरीके से आलोक वजी ने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है, आप ये क्लियर कीजिए क्या पार्टी, एक सेकंड, क्या पार्टी 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहने से क्या पार्टी चल जाएगी? आपको लगता है गठबंधन में अगर सरकार है और 24 घंटे आप सिर्फ इलेक्शन मोड में रहते हैं तो उससे क्या संबंध आपके निभ जाएंगे? संजय राणा जी अरे इलेक्शन मोड में वर्कर रहता है, नेता थोड़ी रहता है। और चलिए इसी बीच तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। दोबारा आने वाले लोग नहीं हैं। जो नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया इसमें सच्चाई है, जनता देख रही है और ये होकर के रहेगा। आपको सब बात आज ही कर लेना है, समय आप देखते रहिए। इतना हुजूम, लोगों का प्यार, हर चेहरे पर खुशी इसलिए है कि जो बेरोजगारी, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार और जो जहर सांप्रदायिक शक्तियां जिस प्रकार से फल फूल रही थी, लोगों की खुशी छीन गई थी, हंसी छीन गई थी, मुस्कान छीन गई थी, आज सब लोग खुश हैं कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया और हम लोगों का जो निर्णय और महागठबंधन में हम लोग फिर से साथ आए। और आप तो जान ही रहे, नीतीश कुमार जी, लालू जी मिलकर के ही महागठबंधन बनाए थे और आज फिर से महागठबंधन इतना मजबूत है कि आप समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा में भाजपा अकेले रहेगी, सब दल एक हो गए। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि आपने नीतीश कुमार जी को तो सुन ही लिया होगा कि क्या कहा उन्होंने कि 2014 में वो जीत कर आए और 24 में जीतेंगे कि नहीं, ये आप खुद ही सोच लीजिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता त्रस्त थी, महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला था और इसीलिए। और महागठबंधन की बात आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, महागठबंधन लालू जी और नीतीश जी ने मिलकर बनाया था। ऐसे में सीधे सीधे चुनौती दे रहा आलोक वजी, कह रहे हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने सीधे सीधे दे दिया फरमान कि 24 में देख लीजिएगा कौन रहता है और कौन जाता है। बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई तेजस्वी यादव की, वही कह रहे थे। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई किसी को नहीं रोक सकता है। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर कल से ही इलेक्शन मोड में आ गए हैं। हम जनता का विश्वास जीतना जानते हैं। हम 2 से शुरू हुए थे,
आज 323 पे जाके थमे हैं, फिर भी हमने अपना प्रयास जारी रखा है। और हमको विश्वास है कि हम जनता के कसौटी पर खरे उतरेंगे और 2024 में हम पिछले बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से जीतकर क्या पता तीसरा मोर्चा जो है वो अच्छा कर जाए। आलोक जी, अब यहाँ सवाल ये भी बनता है क्या पता तीसरा मोर्चा अच्छा कर जाए और इसकी शुरुआत हो गई। जैसे आपने कहा कि अब हम आज से इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, क्या पता तीसरा मोर्चा आज से इलेक्शन मोड में जा रहा है, वो भी साल 2024 के चुनाव के लिए। आप ये क्यों नहीं सोचते? प्रीति जी, जब हम चुनाव में जाते हैं, जब पहलवान रिंग में उतरता है तो उसको किसी न किसी पहलवान को तो पटखनी देके ही विजेता बनना पड़ता है। तो हम ऐसा थोड़ी मान ले कि हम अजय हैं, जो आएगा उसके साथ पहलवानी करेंगे और उसको धोबिया पटकान दे के चित कर देंगे। ठीक है संजय राणा जी, तैयारी एक बार फिर से भाजपा कह रही है कि आज ही से हम इलेक्शन मोड में वापस से तैयारी कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा भी तो तैयारी में आज ही से लग गया ना। तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज देखिए, तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। वो कह रहे हैं कि 2024 में आप देख लीजिएगा, नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो 24 को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा है। बिल्कुल, अगर आप नीतीश जी के अगर बयान को देखें तो सही बयान दिया, इसको मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ। देखिए होता है, देखिए 2024 को वो अपनी बातें कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बात नहीं कर रहे थे। अभी वो जीत गए थे, इस बार 2 सीट आई थी 2024 में, अब एक भी सीट नहीं आएगी 2024 में। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की हमेशा डिबेट हम लोग करते हैं, नेशनल लेवल की स्ट्रेटेजी प्लानिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर फेलियर हो गया। फेलियर का कारण क्या? कोई भी नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाया। देखिए सुशील मोदी साहब, सुशील मोदी के बारे में कहा जाता है कि मतलब पिछलग्गू भैया, इतने बड़े भाई छोटे भाई वाला अपना कार्यक्रम रखते थे, हमेशा मिलजुल के रहते थे। देखिए आप लीडरशिप अगर तैयार नहीं करेंगे लोकल लेवल पे, इस तरह की चीजें आपके साथ होती रहेगी। अगर आज आपको पूछ लिया भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता से पूछ ले तो बिहार में एक चेहरा बता दीजिए जिसके चेहरे पे लोग वोट देंगे, एक भी आज के दिन में चेहरा नहीं है। लेकिन सारे स्टेट में इन्होंने अपने आप को डेवलप किया। बिहार में फेलियर रहे, पता नहीं क्यों डरते रहे। ये 2017 से अगर तैयारी करते तो आज ये दिन इनको देखना नहीं पड़ता। हो सकता है एक बार सत्ता नहीं मिलती, लेकिन रत्नाकर जी, ठीक है, रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज है। उन्होंने कहा कि 2024 की जो तैयारी है, नीतीश कुमार जी ने 2014 और 24 वाली जो बात बोली है उससे आप समझ लीजिए कि अब विपक्ष कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है। तीसरा मोर्चा, जो तीसरे मोर्चे की बात लगातार हो रही थी, वो कितना मजबूत होकर अब उभरेगा 2024 के लिए। प्रधानमंत्री को चुनौती देने की बात है। देखिए प्रीति जी, इनका अभी सबसे बड़ा, जैसा कि अभी मैं वापसी को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि ये चुनावी मोड में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये चुनावी मोड में रहते हैं। 24/7 365 डेज ये चुनावी मोड में ही रहते हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे ये दरकिनार करते रहते हैं, जिसका नतीजा यही है कि महंगाई और बेरोजगारी आज चरम पर है। रही बात दूसरी, मैं अभी तेजस्वी जी की बात सुन रहा था, उन्होंने एक चीज और स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है, अगर जहां जहां पे भी उनकी सरकार अगर जा रही है तो वहां पे लोगों में कितनी खुशी हो रही है, चेहरे पे कितना मुस्कान आ रहा है कि चलो भाई अब वो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और एक दूसरे के लड़ाने और भिड़ाने वाला चीज तो नहीं रह जाएगा। कहीं ना कहीं जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे राजनीति होगी, तो वो खुशी कहीं ना कहीं जनता को दिख रही है। तो ये साफ तौर पे देखा गया है कि आने वाले चुनाव में भी अगर देखेंगे तो बिहार से जो एक शुरुआत हुई है वो निश्चित रूप से एक सबसे बड़े विरोधी पक्ष का जो है दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी कि सारे विरोधी दल एक साथ एकजुट हो और इस फिरका परस्त ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्रीय एजेंसियों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ सहयोगी, हमारे जितने भी गेस्ट थे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपने अपने विचारों को साझा किया और साथ ही कैसे बिहार में एकाएक आप देखिए पूरा का पूरा जो सत्ता है वो तो परिवर्तन हुआ ही, लेकिन हवा जो बयार जिसको बिहार में कहा जाता है कि बयार जो है वो बिल्कुल बदल गया, चेंज हो गया है। तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह रही थी। हालांकि रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।